पोक्रोव्स्क के गिरने की उम्मीद थी। डोनेट्स्क आधारित यह शहर रूस के नियंत्रण में होना चाहिए था और इसे क्षेत्र में और गहराई तक हमलों के लिए एक प्रस्थान बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब पोक्रोव्स्क में कुछ अनोखा हो रहा है क्योंकि यूक्रेन ने यहाँ 3 किलोमीटर की बड़ी सेंध लगा दी है। रूस पूरी तरह से चौंक गया है। सबसे अहम बात यह है कि पोक्रोव्स्क दिखाता है कि गहरे हमले और जवाबी हमले पूरे मोर्चे पर यूक्रेन को बढ़त दिला रहे हैं। आइए देखें पोक्रोव्स्क में क्या हुआ। 19 मई को यूक्रेनी स्वयंसेवी सेना के प्रवक्ता सेढ़ी व्राचुक ने कहा कि यूक्रेनी हमला दलों ने पोक्रोव्स्क क्षेत्र में गहराई तक घुसपैठ की, जिस पर रूस नियंत्रण का दावा करता है। यूक्रेनी रक्षा बल रूसी रक्षा लाइनों के भीतर 3 किलोमीटर तक पहुंच गए क्योंकि जवाबी हमलों ने दिखाया कि यूक्रेन के पास पुतिन द्वारा अभी पोक्रोव्स्क क्षेत्र में भेजे जा रहे रिजर्व्स का पूरा जवाब है। रिजर्व सैनिकों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली और वे अनुभवी यूक्रेनी लड़ाकों की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन ने पुतिन को दिखाया कि यह समस्या क्यों है और व्राचुक ने हालिया घटना को साधारण सामरिक कार्रवाई से अधिक बताया। व्राचुक ने यूए टीवी को जो कुछ भी बता सकते थे बताया। अगर हम पोक्रोव्स्क की बात करें तो मैं सटीक स्थान नहीं बता सकता। रक्षा बलों ने सिर्फ जवाबी हमले नहीं किए बल्कि उन्हें सेंध लगाने वाली कार्रवाइयां कहा जा सकता है। व्राचुक ने कहा, कुछ स्थानों पर हमारी सेनाएं रूसी कब्जाधारियों की रक्षा पंक्ति में 3 किलोमीटर तक घुस गई। फिर उन्होंने पुतिन जो संदेश बिल्कुल नहीं सुनना चाहता था दिया और अभियान जारी है। जैसे ही रूस डोनेट्स्क को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन उन क्षेत्रों में चतुराई से जवाबी हमले कर रहा है जहां पुतिन की सेनाएं सबसे कमजोर हैं। अब पोक्रोव्स्क उन क्षेत्रों में से एक लगता है। अगर व्राचुक सही हैं तो यह सिर्फ एक बार की बात नहीं है। ये यूक्रेन के नए अभियानों की शुरुआत है जिनका इस्तेमाल यूक्रेन रूसी रक्षा पंक्तियों में और गहराई तक घुसने के लिए करेगा और पुतिन की डोनेट्स्क योजनाओं को प्रभावित करेंगे। हमें यूक्रेन की 413वीं मानवरहित प्रणाली बल रेजिमेंट रेड रेजिमेंट से यह जानने का मौका मिला कि यूक्रेन का पोक्रोव्स्क की ओर धक्का कैसा है। एक्स पर पोस्ट में रेड ने ड्रोन का वीडियो साझा किया जिसमें वह पोक्रोव्स्क में एक ऊंची इमारत के अवशेषों में छिपे रूसी कमांड पोस्ट पर सीधे वार करता है। वीडियो काफी दिलचस्प है। जैसे जैसे हर ड्रोन पिछले ड्रोन के पीछे जाता है, हम देखते हैं कि कमांड पोस्ट धीरे धीरे नष्ट होकर जलती हुई मलबे में बदल जाता है। रेड ने बताया कि उस कमांड पोस्ट का उपयोग रूसी संघ की 51वीं सेना की 9वीं अलग मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड यानी SMRB द्वारा हो रहा था। इसे जानबूझकर एक ऊंची इमारत के खंडहरों में लगाया गया ताकि रूस को लगे कि पोस्ट का पता लगाना असंभव हो जाएगा, लेकिन रूस गलत साबित हुआ। रेड ने कहा कि 51वीं सेना की 9वीं SMRB के कमांड पोस्ट के विनाश से दुश्मन की डोनबास में आक्रामक योजना और समन्वय की क्षमता कमजोर होगी। ये एक छोटा सा संकेत है कि यूक्रेन का पोक्रोव्स्क में आगे बढ़ना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पुतिन को सबसे बड़ा झटका यह है कि व्राचुक ने बताया पोक्रोव्स्क का यूक्रेनी जवाबी हमला डोनेट्स्क में कई ऐसे अभियानों में से एक है। पोक्रोव्स्क के अलावा यूक्रेनी सेनाएं मिरहोरोद, लाइमन और कॉन्स्टेंटिनिवका दिशाओं में भी आगे बढ़ रही हैं, जहां वे धीरे धीरे रूस की बढ़त को पलट रही हैं, जिन्हें पुतिन की सेनाओं ने महीनों में हासिल किया था। यह एक ऐसा अभियान है जो पूरे डोनेट्स्क को प्रभावित करता है क्योंकि यूक्रेन अब उस क्षेत्र में रूसी मोर्चों को तोड़ रहा है जिसे अब पीछे का इलाका माना जाता है और इससे रूस की डोनेट्स्क में और अंदर घुसने की कोशिशें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। एक सेकंड रुकिए, आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे संभव है। पोक्रोव्स्क तो पहले ही रूस के कब्जे में होना चाहिए था, जबकि अब हम 2026 का लगभग आधा साल बीत चुका है। निश्चित रूप से वह इलाका पूरी तरह रूस के नियंत्रण में होना चाहिए था। यही पुतिन और उनके साथी आपको सोचने पर मजबूर करना चाहते थे, लेकिन सच्चाई इससे ज्यादा जटिल है। रूस सच में दावा करता है कि पोक्रोव्स्क उसके नियंत्रण में है। क्रेमलिन तब से यह दावा कर रहा है जब से रूसी सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने 1 दिसंबर 2025 को कहा कि पोक्रोव्स्क रूस के नियंत्रण में है। गेरासिमोव इतने उत्सुक थे कि क्रेमलिन ने टेलीग्राम पर इसकी घोषणा की और गेरासिमोव ने यह खबर सीधे पुतिन को भी दी। ये यूं ही नहीं था कि पोक्रोव्स्क पर रूस के कब्जे की खबर ठीक उसी समय आई ताकि पुतिन कुछ दिनों बाद होने वाली शांति वार्ता में इसे दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर सके। रूसी झूठ ज्यादा देर तक छुपे नहीं रहे। गेरासिमोव के दावों के
एक दिन बाद युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने कहा कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो कि रूस ने पोक्रोवस्क पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। ISW ने संदेह जताया कि अगर शहर गिर भी जाए तो क्या वह डोनेट्स्क में रूस की बाकी योजनाओं के लिए उतना अच्छा आधार बनेगा जैसा पुतिन ने कहा। यूक्रेन के पास पोक्रोव्स्क के पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में किलेबंदी थी, जिससे रूस की आगे बढ़ने की कोशिशें कठिन हो रही थी। हाँ, ये 2025 के अंत में रिपोर्ट हुआ था। तब से रूस ने और प्रगति की है और इस बारे में कोई भ्रम नहीं है कि पोक्रोव्स्क की स्थिति यूक्रेन के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये उतना सीधा और स्पष्ट भी नहीं है जैसा रूस इसे दिखाना चाहता है। उस क्षेत्र में अभी भी लड़ाई जारी है, साथ ही उस शहर में भी जिस पर रूस दावा करता है कि उसने कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिरस्की के अनुसार रूस ने पोक्रोव्स्क दिशा में करीब 99,000 सैनिक जमा किए हैं, जो यूक्रेन के मोर्चे पर सबसे बड़ा रूसी समूह है। ये संख्या बहुत बड़ी है। ये वही सैनिक है जिन्हें डोनेट्स्क किलेबंदी बेल्ट व खासकर कॉन्स्टेंटिनोवका में जुटना है। इस तथ्य से कि वे पोक्रोव्स्क क्षेत्र में इकट्ठा हुए हैं, हमें दो बातें पता चलती है। पोक्रोव्स्क नए हमले शुरू करने के लिए उपयुक्त आधार नहीं है, जैसा पुतिन ने कहा। अगर ऐसा होता तो 99,000 सैनिक डोनेट्स्क में आगे बढ़कर पुतिन को सितंबर तक डोनबास कब्जाने के लक्ष्य के करीब ले जाते। यह समय सीमा अब असंभव लगती है, खासकर जब यूक्रेन पोक्रोव्स्क में पलटवार कर रहा है। दूसरा, पोक्रोव्स्क में सैनिकों की तैनाती दिखाती है कि रूस अपनी जमीन खोने से चिंतित है। रूस उस क्षेत्र में रक्षात्मक लाइनें बना रहा है जिस पर वह पूरी तरह नियंत्रण का दावा करता है, क्योंकि उसे पता है कि उस नियंत्रण के कुछ हिस्से उतने मजबूत नहीं हैं जितना रूस मानना चाहता है। अब क्रेमलिन को कुछ भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन ने अभी दुनिया को दिखा दिया है कि वह पोक्रोव्स्क में प्रगति कर सकता है। तो पोक्रोव्स्क में स्थिति रूस के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितना क्रेमलिन दावा करता है, लेकिन जब आप मोर्चे के पीछे हो रही घटनाओं को देखना शुरू करते हैं तो हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। यूक्रेन के लिए 3 किमी मीर का जवाबी हमला अच्छी खबर है। यह रूस की डोनेट्स्क रक्षा में कमजोरियां दिखाता है जिनका फायदा उठ सकता है। इस समस्या के पीछे एक और बड़ी समस्या है। इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, यह याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब किया है। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। पोक्रोव्स्क में पुतिन की बड़ी समस्या यह है कि पीछे किए गए हमले मोर्चे पर यूक्रेन के जवाबी हमले जितने या उससे ज्यादा खतरनाक हैं। ब्रातुक इस बात को उजागर करते हैं और यूए टीवी को बताते हैं अस्थायी रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र में दुश्मन की लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चीजों पर गहरे हमले किए गए और इसका असर लड़ाकू अभियानों की तीव्रता और रूस की आक्रामक युद्ध जारी रखने की क्षमता पर पड़ता है। मध्यम दूरी का अभियान रूस को पोक्रोव्स्क और डोनेट्स्क क्षेत्र में नुकसान पहुंचा रहा है। जिस कमांड पोस्ट का विनाश हमने बताया था वह सिर्फ एक उदाहरण है, असली बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। इंडिपेंडेंट के अनुसार यूक्रेन ने फ्रंट लाइन के पीछे 30 से 180 किलोमीटर तक हमले करने के लिए भारी संसाधन लगाए हैं। इन हमलों का निशाना कमांड पोस्ट, सैन्य वाहन, वायु रक्षा और लॉजिस्टिक्स होते हैं। ऐसे हमले अकेले युद्ध की दिशा नहीं बदल सकते, लेकिन ये हमले कहीं और हमलों के लिए मौके खोल देते हैं। यही हमने शायद अभी पोक्रोव्स्क में देखा है। अपनी नई पीढ़ी के मिड रेंज ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने पोक्रोव्स्क क्षेत्र में रूसी पीछे के इलाकों पर हमला किया है। रूस की हार से उसकी कुछ फ्रंटलाइन टुकड़ियों ने समर्थन और शायद कमांडरों से संपर्क खो दिया होगा, जिससे अफरा तफरी मच गई। रूस की रक्षा व्यवस्था कम संगठित हो जाती है और तभी यूक्रेन की हमलावर दस्तों को हमला करने का मौका मिलता है, जो बिखरे हुए रूसी सैनिकों को खत्म कर रक्षा पंक्तियों के भीतर गहराई तक घुस जाती हैं। ब्रातुक का कहना है कि मिड रेंज हमले रूसी हमलों को कम नहीं करेंगे। इस बारे में वह शायद गलत हो सकते हैं, जैसा कि आप कुछ ही मिनटों में जानेंगे। लेकिन भले ही वो सही हों, इसका मुख्य बिंदु यह है कि यूक्रेन की मिड रेंज रणनीति जब उसके जवाबी हमलों और डोनेट्स्क में अन्य जगहों पर बनाई गई भयानक रक्षा व्यवस्था के साथ मिलती है, तो वह रूस पर इतनी क्षति पहुंचा रही है कि रूस उसे संभाल ही नहीं पा रहा है।
हालांकि उनके लिए समस्या खास तौर पर यह हो गई है कि वे जो नुकसान झेल रहे हैं उसकी भरपाई कैसे करें। भ्रातुक ने डोनेट्स्क में रूस की सेनाओं के बारे में कहा, दुश्मन को रोज करीब 1000 मारे और घायल हो रहे हैं, जो रूसियों के लिए भारी नुकसान है। वे मजबूर हैं कि अपनी रणनीतिक रिजर्व्स का इस्तेमाल दूसरे मकसदों के लिए करें, अपनी ही खाली जगह भरने के लिए, बजाय इसके कि हमारी पंक्तियों में सेंध लगाने की कोशिश करें। फिर से हमने शायद ये पोक्रोव्स्क में देखा। उस इलाके में 99,000 सैनिकों का इतना बड़ा जमावड़ा, चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन जब रूस इतने ज्यादा सैनिक हो रहा है कि उन सैनिकों का इस्तेमाल मोर्चे में खाली जगह भरने के लिए किया जा रहा है, ना कि हमला शुरू करने के लिए, तो इसका आक्रामक ताकत के तौर पर ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। आइए एक पल के लिए भ्रातुक की रूस के नुकसान पर की गई टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित करें। पिछले कुछ महीनों में कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं जो ये संदर्भ देते हैं कि रूस के लिए हालात वाकई कितने खराब है। सिर्स्की के मुताबिक मोर्चे पर रूस यूक्रेन से 3.5 गुना ज्यादा सैनिक गंवा रहा है। जब दोनों पक्षों के मारे गए सैनिकों की संख्या की तुलना की जाती है तो रूस के लिए यह अनुपात और भी खराब हो जाता है। कुछ दिनों में सिर्स्की के अनुसार हर यूक्रेनी सैनिक के बदले रूस के 7 से 9 सैनिक मारे जा रहे हैं। ये खुद दिखाता है कि प्रतीक जिस टिकाऊपन की कमी कह रहे हैं वो कितनी गंभीर है। मरे सैनिक युद्ध में नहीं लौट सकते, पर घायल सैनिक ठीक होकर फिर लड़ सकते हैं। लेकिन हम इससे भी गहराई में जा सकते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार अप्रैल महीने में रूस की सैन्य क्षति 35,203 मारे गए या घायल सैनिकों की रही। मार्च में भी ऐसी ही क्षति हुई थी, जिससे कुल संख्या करीब 70,000 हो गई। अब इस संख्या पर सिरस्की अनुपात लागू करें। मार्च अप्रैल में यूक्रेन ने करीब 20,000 सैनिक मौत या चोट से गंवाए, जबकि रूस ने 70,000 सैनिक खो दिए। और फिर से याद रखें कि रूस को चोट की तुलना में मौत के कारण कहीं अधिक सैनिकों का नुकसान हो रहा है। 10 मार्च को राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस के 62% हताहत यूक्रेन द्वारा मारे गए, जबकि 38% घायल हैं। तो 2 महीनों में 70,000 हताहतों का मतलब है 43,400 सैनिक, जिन्हें रूस कभी वापस नहीं पा सकेगा। ये यूक्रेनी हताहतों की संख्या से दुगुना से ज्यादा है। ब्राचिक का कहना सही लगता है। रूस जिस रफ्तार से सैनिक खो रहा है वो लंबे समय तक जारी नहीं रह सकती। और किसी तरह हम गणित में और भी गहराई तक जा सकते हैं ताकि ये दिखा सके कि डोनेट्स्क में रूस के लिए हालात कितने खराब है। 8 अप्रैल को यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि डोनेट्स्क क्षेत्र में रूस हर वर्ग किलोमीटर पर कब्जा करने के लिए 316 सैनिक गंवा रहा है। अब भी उस क्षेत्र के करीब 6,000 वर्ग किलोमीटर कब्जाना बाकी है। अगर टिकाऊपन की बात करें तो गणित पुतिन के लिए समस्या है। इस गति से रूस को डोनेट्स्क पर कब्जा करने के लिए करीब 19 लाख सैनिकों की कुर्बानी देनी होगी। पोक्रोव्स्क में 99,000 सैनिकों की स्थिति ठीक नहीं है। रूस कुछ महीनों में सभी सैनिक खो देगा और उसे और चाहिए होंगे, पर डोनेट्स्क तब भी नहीं गिरेगा। अगर इसमें यूक्रेन द्वारा पोक्रोव्स्क में की जा रही प्रगति और यूक्रेन के सभी मध्यम दूरी के हमलों को भी जोड़ दे तो रूस के लिए हालात बुरे से और भी बदतर हो जाते हैं। यूक्रेन ने पोक्रोव्स्क में शानदार काम किया। रूस पूरी तरह से चौंक गया और अब अगले कुछ महीनों तक उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। सबसे हैरानी की बात है कि पुतिन अपने सैनिकों को यूक्रेनी जंग में आगे बढ़ने का आदेश देते रहेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख पाउलो पलीसा ने कहा कि डोनेट्स्क रूस का मुख्य फोकस रहेगा, क्योंकि असफल वसंत आक्रमण अब गर्मियों में है। पुतिन का लक्ष्य अब भी डोनेट्स्क प्रशासनिक सीमा तक पहुंचना है और इसका मतलब है कि उन्हें हमले शुरू करने के लिए एक स्थिर पोक्रोव्स्क और एक ढह चुकी रक्षात्मक किलेबंदी की पंक्ति की जरूरत है। उनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है। वह इन दोनों में से कोई भी चीज पाने के करीब भी नहीं है। लेकिन पुतिन फिर भी हमले का आदेश देंगे, जो हर महीने कमजोर होते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन रूसी पिछले इलाके को तहस नहस कर रहा है और पोक्रोव्स्क में जमीन वापस हासिल कर रहा है। रूस आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन स्थिति अब बिखरने लगी है। और यही हमें अच्छी तरह से भ्रातुक की उन टिप्पणियों पर वापस ले आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि रूस अपने हमलों के स्तर को बनाए रखे हुए है। यह सही नहीं भी हो सकता। 19 मई को सिरस्की ने बताया कि यूक्रेन ने हमलों की संख्या में रूस की बराबरी कर ली है और कुछ दिनों में यूक्रेन उस मामले में आगे भी निकल जाता है। उदाहरण के लिए कल जनरल ने सटीक दिन नहीं बताया। स्थिति की विशेषता यह थी कि पहली बार हमारे आक्रामक कार्रवाइयों की संख्या दुश्मन की आक्रामक कार्रवाइयों से अधिक हो गई थी। सिरस्की ने मिलुटिनोव के साथ एक साक्षात्कार में दावा किया। सिरस्की ने नहीं बताया कि कल कौन सा दिन था। इंटरव्यू 9 मई को छपा था, पर यह पहले रिकॉर्ड हुआ हो सकता है। लेकिन यहाँ मुख्य बात यह है
कि यूक्रेन रूस पर उतना ही जोरदार हमला कर रहा है जितना रूस यूक्रेन पर नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। रूस ने पोक्रोव्स्क में 99,000 सैनिक जुटाए। ये यूक्रेन के लिए बड़ी उपलब्धि है। पुतिन की सेनाओं पर दबाव बनना शुरू हो गया है और पोक्रोव्स्क में 3 किलोमीटर की बढ़त इस बात का सबूत है कि ये दबाव असर दिखा रहा है। ज़ेलेंस्की के पास पोक्रोव्स्क, डोनेट्स्क और पूरे युद्ध क्षेत्र में हम जो अब देख रहे हैं उसके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। 19 मई को अपने दैनिक संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि मोर्चे पर हालात बदल रहे हैं। इस महीने यूक्रेन के पक्ष में हालात बदले हैं। हम ज्यादा इलाकों पर कब्जा किए हैं और दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस पर लंबी दूरी की पाबंदियों का भी असर हुआ है। ज़ेलेंस्की ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने जून के लिए यूक्रेन की लंबी दूरी की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। हम इस पर बाद में लौटेंगे कि यह क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हम यूक्रेन युद्ध में बदलती एक और चीज को उजागर करेंगे। सैन्य सुधार यूक्रेन को और अधिक शक्तिशाली लड़ाकू ताकत बनाने के लिए हो रहे हैं। सिरस्की ने मिलिटार्नी को बताया कि नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, सैनिकों की सैलरी बढ़ेगी और सेवा से मुक्त करने के बेहतर तंत्र लागू होंगे ताकि कॉन्ट्रैक्ट पूरे करने वालों को सही तरीके से सेवा से मुक्त किया जा सके। विशेष रूप से उन सैनिकों को अधिक वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे जो युद्ध के मैदान पर सबसे जरूरी पदों को भरते हैं, जिससे मनोबल में जबरदस्त सुधार होगा। यूक्रेन की पोक्रोव्स्क में बढ़त और अन्य जगहों पर उसके जवाबी हमलों ने पहले ही एक उत्साही माहौल बना दिया है, क्योंकि यूक्रेन को लग रहा है कि अब गति उसके पक्ष में आ रही है। इन सुधारों का समय यूक्रेन की सफलताओं को बढ़ाने के लिए सही है। ये गहरे हमले इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? ज़ेलेंस्की इस बात को उजागर करने के लिए बहुत उत्सुक है कि उन्होंने यूक्रेन के गहरे हमले अभियान की योजनाओं को मंजूरी दी है, क्योंकि ये वही चीज है जो हमने पहले चर्चा की थी। रूस के पीछे के इलाकों में उसकी ताकत को धीरे धीरे कमजोर करना। कब्जे वाले इलाकों में मिड रेंज ड्रोन उस सपोर्ट सिस्टम को तोड़ रहे हैं जिसकी पुतिन के मोहरे मोर्चे पर जरूरत होती है, और इसी से यूक्रेन को वो मौके मिल रहे हैं जिनकी वजह से अब हम पोक्रोव्स्क में इस तरह के जवाबी हमले देख रहे हैं। हालांकि व्यापक तस्वीर में यूक्रेन के हमले खुद रूस के अंदर तक शामिल हैं। यूक्रेन के रूस के भीतरी इलाकों पर हमले गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं। पोक्रोव्स्क में सफलता से पहले यूक्रेन ने मॉस्को और रूस के मुख्य भूभाग पर सैकड़ों ड्रोन छोड़े, जिनमें पर्म ऑयल रिफाइनरी पर हमला भी था जो यूक्रेन से 1500 किलोमीटर दूर है और मई में कई बार निशाना बनी। यूक्रेन का लंबी दूरी का अभियान इतना बढ़ गया है कि अटलांटिक काउंसिल ने 19 मई के लेख में कहा कि यूक्रेन ड्रोन युद्ध जीत रहा है। यूक्रेन के रूस की तेल रिफाइनरियों और बंदरगाहों पर हमलों ने रूस की अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु से मुनाफा कमाने की क्षमता को सीमित कर दिया है। साथ ही यूक्रेन में तैनात सैनिकों तक ईंधन और अन्य तेल उत्पाद पहुंचाने में भी समस्याएं पैदा की हैं। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में हवाई रक्षा पर हमले ऐसे रास्ते खोलते हैं जिनसे यूक्रेन रूस पर और हमले कर सकता है, और यहाँ तक कि यूक्रेन के FPV ड्रोन की रेंज भी बढ़ गई है, जिनमें से कुछ 70 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर रूसी मोर्चे के पीछे तक हमला कर सकते हैं। ये 1000 छोटे छोटे वारों से खत्म करने की रणनीति है, और अब हम देख रहे हैं कि इसका असर दिखना शुरू हो गया है। यूक्रेन का पोक्रोव्स्क में जवाबी हमला 2026 में किए गए कई पलटवारों में एक है। दक्षिण और पूर्व में क्षेत्र आजाद हो रहे हैं। फ्रंट पर रूस की सेनाएं कमजोर हो रही है, क्योंकि कब्जे वाले इलाकों में उनकी सीधी मदद को नष्ट किया जा रहा है और यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले तेज हो रहे हैं। वह पूरी बुनियाद जिस पर वसंत और गर्मियों का हमला डोनेट्स पर कब्जा करने के लिए किया जाना था, अब ढह चुकी है। अब यूक्रेन रूसी मोर्चे को तोड़ रहा है। शायद ये व्यापक जवाबी हमले की शुरुआत है जो पुतिन को असलियत में बेकार रणनीतिकार दिखाएगा। पुतिन कहीं भी देखे, चाहे वो ड्रोन हो, मोर्चे पर किए जा रहे हमलों की संख्या हो या फिर कब्जा की जा रही जमीन की मात्रा हो, हर जगह यूक्रेन ही आगे निकल रहा है। अब रूस के नेता जानते हैं कि उनकी राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। मई की शुरुआत में रूस में भीषण विस्फोटों से बड़े बड़े आग के गोले उठे। वहां सिर्फ बदला था, दया नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीतियां कितनी घातक हो गई है, तो हमारा वीडियो देखें, जिसमें रूस की कीव में की गई बर्बर कार्रवाई के जवाब में यूक्रेन के जवाबी हमलों को दिखाया गया है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारा अगला कंटेंट मिस ना करें। और देखने के लिए धन्यवाद।